नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकारों से संवाद किया और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पत्रकार समिति ने 2 साल पहले सार्थक पहल की। मीडिया ने खुद बदलते परिदृश्य को देखा है। संगोष्ठी के परिणाम सकारात्मक होंगे। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि पत्रकारों को हमने कई रूप में देखा है। सीएम योगी ने कहा कि भारत के बारे में दुनिया की सोच बदल गई है। भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। दुनिया में भारत की छवि बदली। पिछले 5 साल में यूपी बदला और भारत सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। देश और दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है वह एक दिव्य दृष्टि आप लोगों को देते हैं, लेकिन मीडिया ने विगत 2 दशक के अंदर स्वयं ही बदलते हुए परिवेश को देखा है और बदलती भी परिदृश्य के स्वयं ही साक्षी रहे हैं। आज से 20 वर्ष पहले तक केवल प्रिंट मीडिया था और अखबार जब लोगों तक पहुंचते थे या फिर बहुत होता था तो आकाशवाणी या दूरदर्शन से संबंधित शासन की योजनाओं की और शासन से जुड़े हुए समाचार और कुछ ज्वलंत मुद्दे जनता तक पहुंच पाते थे, लेकिन विस्तृत जानकारी के लिए आम जनमानस प्रिंट मीडिया पर निर्भर करता है। पिछले 20-22 वर्ष के दौरान आपने देखा होगा कि विजुअल मीडिया उसमें आया, तेजी के साथ उसका प्रचार प्रसार हुआ। इधर विजुअल मीडिया के अनेक संस्करण आ रहे थे कि सोशल मीडिया में भी अनेक चीजें सामने आई, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए आए। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ब्लॉग के माध्यम से अन्य अनेक प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आज हम उसके स्वरूप को भी देखते हैं और मीडिया का एक नया रूप डिजिटल मीडिया के रूप में हम देखने जा रहे हैं। इन सब चुनौतियों के बीच भी किसी की भूमिका कम भी नहीं हुई है और किसी के प्रति आकर्षण भी आज भी सामान्य जनमानस में सबके अपने अपने ग्रुप बने हुए हैं, यानी कह सकता हूं कि सबकी अपनी जजमानी आज भी जीवित बची हुई है और उसके बीच उन चुनौतियों से जूझते हुए अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखते हुए मीडिया जगत से जुड़े हुए आप सुधीजन कार्य कर रहे हैं। ये बड़ा स्वरूप प्रकृति के साथ मीडिया के अनेक रूपों में हम सब कुछ के दर्शन हो रहे हैं। लोग उसके साथ जुड़ भी रहे हैं, उसका आनंद भी ले रहे हैं, उसका उपयोग भी कर रहे हैं और उसका दुरुपयोग भी हर स्तर पर हो रहा है। अपने अनुसार हर व्यक्ति उसकी व्याख्या भी करता है, अलग अलग तरीके से उसकी विवेचना भी करता है। और आज यहां पर गोरखपुर की पत्रकार समिति इस ज्वलंत मुद्दे को लेकर के बदलता हुआ परिवेश में पत्रकारिता की भूमिका क्या होनी चाहिए, इस बात को लेकर के इस गोष्ठी का आयोजन बाबा गोरखनाथ की इस पावन धरती पर मकर संक्रांति के दिन ही आज यहां पर आयोजित हो रही है। पत्रकार समिति ने 2 वर्ष पहले एक बहुत सार्थक पहल की थी और उस समय गोरखपुर पत्रकार समिति ने नेपाल के पत्रकारों के साथ मिलकर के आपस में दोनों देशों के बीच केवल राजनयिक संबंध नहीं हो सकते, राजनयिक संबंध शासन के स्तर पर होंगे, लेकिन मैन टू मैन
व्यक्ति से व्यक्ति का संवाद, जो रोटी बेटी का संबंध नेपाल और भारत का था, दो शरीर लेकिन एक आत्मा का जो एक भाव था, इस भाव के साथ जुड़ते हुए प्रारंभ किया था। और मैंने देखा था कि उस समय गोरखपुर में भी और लखनऊ में नेपाल से जुड़ा हुआ मीडिया का एक ग्रुप मेरे पास भी आया था। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बस्ती में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ में बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि खेल का यह महाकुंभ पूरे देश के युवाओं का प्रेरणा स्रोत बन गया है। वहीं बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए अभद्र बयान पर हरीश द्विवेदी ने कहा, जिसे हिंदू धर्म नहीं पसंद है तो वो इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले। गंगा विलास क्रूज पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सरकार को अपनी बपौती समझते थे और जब से यूपी की कमान बीजेपी के हाथों में आई है तब से अखिलेश यादव अवसाद में हैं, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। गंगा विलास क्रूज में विलासिता की चीजें वाले राहुल गांधी के बयान पर हरीश द्विवेदी ने कहा, राहुल गांधी का पूरा जीवन कितनी विलासिता से भरा हुआ है ये पूरा देश जानता है। प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों से कहा कि आप अपने अपने संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण पृष्ठभूमि के खेलों को और ग्रामीण पृष्ठभूमि के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए आपको सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन करना चाहिए। बस्ती में पिछले साल सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ, जो देश का सबसे बड़ा सांसद खेल महाकुंभ हुआ और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया था। इस साल सांसद खेल महाकुंभ बस्ती जिले में जो हुआ उसमें विद्यार्थी और खिलाड़ी मिला के लगभग 4 लाख लोगों ने भाग लिया। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और जो मेन कार्यक्रम हो रहा है जिले स्तर पर 18 जनवरी से 28 जनवरी तक, उसका उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल माध्यम से और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां जनपद मुजफ्फरनगर में व्यापारी सम्मेलन में पहुंचे आबकारी मद विभाग राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने व्यापारियों की समस्याओं को सुना और उन समस्याओं का निवारण करने का आश्वासन दिया। ये आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन में संयुक्त संघर्ष समिति, संयुक्त व्यापार संघ नवीन मंडी के अध्यक्ष जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी के साथ साथ जो हमारे कई संगठन हैं हमारे साथ में, जिसका संयुक्त संघर्ष समिति के नाम से हमने उसका मुजफ्फरनगर के अंदर आज हमारे माननीय प्रदेश मंत्री नितिन अग्रवाल जी और प्रदेश सरकार के अंदर स्वतंत्र प्रभार आबकारी मंत्री हैं, उन्होंने अपनी भावनाओं से और सरकार की जो भी पॉलिसी है उसके उसमें आपको विस्तार से बताया। और बड़ा खुशी का विषय है कि वो लोग हमसे जुड़े हुए हैं और ये सब लोगों की एक आवाज़ बनकर हमारे राकेश त्यागी, सरदार बलविंदर जी, पवन जी और हमारे संजय मिश्रा जी, हम सब लोग एकत्रित होकर व्यापारी की आवाज़ और हमेशा जब भी कभी बात की जरूरत पड़ी तो हम सब इकट्ठा होकर व्यापारियों की आवाज़ को हमने लखनऊ तक पहुंचाया। हमारे साथ मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी मद विभाग के मंत्री नितिन अग्रवाल जी मौजूद है, जो आज कई मुजफ्फरनगर आए व्यापारी सम्मेलन में। सर, क्या खास व्यापारी सम्मेलन को लेकर आज दिया गया आपके द्वारा? नहीं, देखिए, व्यापारी सम्मेलन है क्योंकि देश में आम चुनाव आने जा रहा है और हम सबका लक्ष्य है कि देश की राजनीति में आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर नेतृत्व करने का मौका मिले और इसी लक्ष्य के साथ हम लोग आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और मैं व्यापारियों के बीच में जा रहा हूं
कि 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से हमें सारी सीटें जीतनी हैं और उसमें व्यापारी वर्ग का एक बड़ा योगदान भी होगा। इसलिए व्यापारी वर्ग एकजुट अभी से हो और 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें हम जीत के जाएं। सर, व्यापारी वोट भी देता है और नोट भी देता है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारी अपने आप को सरकार में ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। लगातार जीएसटी की रेड पड़ रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार एक ही दिन में कई रेड पड़ी, उससे कहीं ना कहीं व्यापारियों का मनोबल टूटा है। मंत्री जी, देखिए ऐसा है, जहाँ तक कि जीएसटी की बात है उसमें कुछ नियम सरकार ने बनाए हैं जिस नियम को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है सरकार को, सरकार के मुखिया हैं, कि किसी भी कीमत पे किसी भी व्यापारी का उत्तर प्रदेश में उत्पीड़न नहीं होने देंगे। अगर आप ये कहते मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आज व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है तो केवल इसलिए कि आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। और हम ये आश्वस्त करते हैं कि हमारी पहली प्राथमिकता व्यापारी सुरक्षा है, हमारी पहली प्राथमिकता व्यापारी सम्मान है और हम व्यापारियों के साथ खड़े हैं और हमेशा व्यापारियों के साथ खड़े रहेंगे। हमारे मंत्री, जैसे कि आज आपने सपा पर पूरा पिटारा खोल दिया आरोपों का, माननीय नरेश अग्रवाल जी भी समाजवादी पार्टी में एक बड़े कद्दावर मंत्री रहे हैं, अब बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी में है, तो क्या समझा जाए इस चीज़ को? क्या कहीं कोई नाराजगी समाजवादी पार्टी से रही थी जो आज खुलकर सामने आई? मैं तो कहूँगा वो गलती थी हमारी। चलिए, राजनीति में गलती होती रहती है और हमारा उनसे मतभेद ही इसी बात का था कि जब उनकी सरकार थी तो जिस तरीके से उनकी सरकार के प्रभावशाली लोग और नेता जो उस वक्त मंत्री थे और जो उस वक्त एक प्रभावशाली अपना रखते थे, वो एक भेदभाव तरीके से जो उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे थे, हमारा इसी बात पे मतभेद भी हुआ था और इसी बात पे हमारा विरोध भी उनसे हुआ था कि हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार अगर आपकी बनी है तो आपको जनता का सहयोग करना चाहिए, ना कि जनता के बीच जनता को लूटना चाहिए। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आज देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है कांग्रेस की और राहुल गांधी कन्याकुमारी से लगे और कश्मीर तक पहुंच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, कितना नुकसान भाजपा को होगा? देखिए, राहुल जी को देश की जनता कभी स्वीकार नहीं सकती है, क्योंकि देश की जनता उनके परिवार का इतिहास जानती है। ये बात ठीक है कि वो भारत जोड़ो यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ चले हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि पहले वो अपनी पार्टी को जोड़ने पर ध्यान ज़्यादा दें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ कांग्रेस में टूट नहीं है। पहले वो अपनी पार्टी को ही जोड़ लें, उसके बाद देश जोड़ने की बात करें। कितना आश्वस्त है 2024 के चुनाव को लेकर? मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ और एक व्यापारी की हैसियत से, एक देश के नागरिक की हैसियत से मैं आश्वस्त हूँ कि 2024 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ नितिन अग्रवाल जी मौजूद थे। कहना और करनी और कथनी में बड़ा अंतर होता है, लेकिन 2024 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का हर बड़ा नेता, हर राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री आश्वस्त है कि दोबारा से 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और दोबारा से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आज व्यापारी सम्मेलन था, व्यापारी सम्मेलन के बीच खुद एक व्यापारी आबकारी मद विभाग के राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल पहुंचे और व्यापारी को आश्वस्त किया कि हर तरह से हम लोग व्यापारी के साथ हैं, हमारे दरवाजे 24 घंटे व्यापारियों के लिए खड़े हैं और आगे कोई भी समस्या होगी तो हम हर समस्या को भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की निवारण करेंगे। देखते रहिए पवन अग्रवाल के साथ जनता टीवी, मुजफ्फरनगर। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ मामले पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट पहले से इस मामले पर सुनवाई कर रहा है, याचिकाकर्ता को वहीं अपनी बात रखनी चाहिए। स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने जमीन धंसने से प्रभावित हो रहे जोशीमठ के लोगों के पुनर्वास और उनकी संपत्ति का बीमा कराए जाने की मांग की थी। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन उस पर सुनवाई से एससी ने इनकार कर दिया है। और विशाल गर्ग हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। विशाल, काफी ज्यादा उम्मीदें कहीं ना कहीं लोगों को थी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है सुनवाई से और कहा है कि हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है, वहां पर ही अपनी सारी बात रखी जाए। किस तरह से इस पूरे आज के घटनाक्रम को देखा जा रहा है?
बिल्कुल, देखिए जोशीमठ में पल पल जो जमीन धंस रही है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का भी काफी लोगों ने रुख किया था। उन्होंने कहा था कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए, लेकिन ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट पर वो पहुंचे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आया है। दाखिल जो किया था याचिका उस पर आज फैसला आ गया है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हाई कोर्ट में ही इस मामले को रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट इसमें किसी तरह का कोई मामले में कार्रवाई की बात नहीं करेगा। सीधा तौर पर जो भी चीजें होंगी वो पूरी हाईकोर्ट की देखरेख में मामला पूरा चलेगा और वहीं पर ही आपकी जो समस्याएं हैं या चीजें हैं उनको सुनने का काम भी हाईकोर्ट ही करेगा। लेकिन विशाल, क्या रिएक्शन सामने आ पाया? जिस तरह से याचिका दाखिल की गई थी, बीमा कराए जाने की मांग भी याचिकाकर्ता उठा रहे थे। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया, हाई कोर्ट में मामला सुनवाई चल रही है लगातार, वहां पर देखिए अब इस फैसले के बाद, इस टिप्पणी के बाद किसी तरह का रिएक्शन क्या सामने आ पाया अभी तक याचिकाकर्ताओं की ओर से? देखिए, जो याचिकाकर्ता हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर के अलग अलग जगह पर रुक कर रहे थे। हालांकि देखिए मामला क्योंकि गंभीर है और हाई कोर्ट में लंबे समय से चल रहा है, तो जैसे अगर वो हाई कोर्ट में मामला चल रहा है और उसी दौरान जो याचिकाकर्ता है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि जितना भी जो भी डिसीजन लेगा वो पूरा हाईकोर्ट ही लेगा। क्योंकि क्या होता है कि उत्तराखंड के लिहाज से भी इसको बड़ा महत्वपूर्ण देखा जाता है और जैसे हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट उत्तराखंड के बारे में पल पल की अपडेट, पल पल की चीजें उनको ज्यादा बेहतर तरीके से मिल जाती हैं और लगातार जिस तरह से यहाँ पर वो पूरे मॉनिटरिंग कर रहे हैं मामले की, लगातार जो रिपोर्टें उनके पास तक पहुंचती हैं या फिर याचिकाकर्ता वहां पर पहुंचते हैं तो उनको एक पैसिफिक पूरी रिपोर्ट मिल जाती है। लेकिन जो याचिकाकर्ता यहाँ से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उनको जाने में भी समय लगेगा और जिस तरह से देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट पूरा मामले की देखरेख कर रहा है तो उसने साफ तौर पर कहा है कि पूरा मामला जो है वो हाई कोर्ट ही सुनेगा और हाई कोर्ट ही इसमें फैसला भी करेगा। जी, लेकिन विशाल, जिस तरह से ये पूरा मामला लगातार आगे बढ़ रहा है, एक तरफ जहां लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, एक तरफ भूधसाव का कारण जो परेशानी बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ बारिश भी एक बड़ी चिंता कहीं ना कहीं साबित हो रही है। इन तमाम चीजों के बीच मौजूदा हालात किस तरह के बने हुए हैं पूरे जोशीमठ में? बिल्कुल, देखिए जो बारिश है वो कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ा रही है। जो बारिश और बर्फबारी होने की जो पूरी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है और लगातार बारिश का जो रुख है वो कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग हैं उनकी चिंताएं बढ़ा रहा है। क्योंकि देखिए अभी तक जो सरकार है उन्होंने 750 से ज्यादा ऐसे भवनों को चिन्हित किया है जिनको तोड़ा जाना है, लेकिन अभी मात्र खैर 2 ही ऐसे होटल हैं जिनको सबसे पहले तोड़ा जा रहा है। लेकिन ये भी जो वजह है कि बारिश इसमें भी बाधा बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो ये टूटने का सिलसिला है, जो ऐसे मकान है जिनको तोड़ा जाएगा वो है हाथों से ही तोड़ा जाएगा, किसी तरह की मशीनरी का उपयोग नहीं किया जाएगा ताकि लोगों को ज्यादा असुविधा ना हो या फिर जो मलबा है मलबा टूट करके नीचे ना गिरे। तो उसके लिहाज से भी देखिए ये पूरा रखा गया है कि ये सिर्फ हाथों से ही इसको तोड़ा जाएगा। और जो यहाँ की प्रशासन की टीमें हैं वो लगातार लोगों की सूद लेती हुई नजर आ रही है, लगातार लोगों तक मुआवजा पहुंचाने का काम जारी है और लोगों को शिफ्टिंग करने का काम भी तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि लगातार देखिए पल पल जो दरारें हैं वो बढ़ती जा रही हैं और अब यही वजह है कि जो कहीं ना कहीं परेशानी को बढ़ा रहा है, जो लोगों की फिक्र को बढ़ाने का काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।